सर्वेभ्यः नमो नमः। आप लोगों का मेरे से यह प्रश्न था कि जो द्वितीय पेपर का यूनिट नंबर 8 है उसमें जो कि आपका लगा हुआ है अनसीन पैसेज आपको सॉल्व करना होता है, तो उस अनसीन पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, ठीक है ना, उसी के बारे में हम लोग यहाँ चर्चा करने वाले हैं। ठीक है ना। मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही क्लासेस हमारे यहाँ उपलब्ध है, आप जैसा भी चाहें वैसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के लिए आप मेरे इस दिए हुए मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, जो भी चाहें आप। किसी भी प्रकार की यदि आपको जानकारी लेना है कोर्स से रिलेटेड, है ना, या आपको अति इम्पोर्टेंट कोई भी आवश्यकता है, तब आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। व्हाट्सएप, टेलीग्राम इत्यादि किसी भी चीज़ पर आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम अनसीन पैसेज के बारे में जानने वाले हैं कि कैसे सॉल्व करना होता है। कुछ प्रश्न डाउट में यह रहा कुछ लोगों का मेरे से कि देखिए यहीं हम लोग इस चीज़ को समझ लेने वाले हैं कि क्या इसमें समस्या होता है। तो पहली बात तो मैं यहाँ एक पेपर लाया हूँ आप लोगों के लिए, जो कि पिछले ईयर का है, 2020 का पेपर है। उसको मैं आपको बताऊँगा कि कैसे अनसीन पैसेज आते हैं और कैसे आपको सॉल्व करना है। देखिए अनसीन पैसेज करने के लिए अनसीन पैसेज कहलाता क्या है, सबसे पहले तो यह मुझे दिखाना चाहिए आप लोगों को कि देखिए यहाँ आप लोग यदि आप देख पा रहे हैं तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्रश्न नंबर 8 यह होता है, इसको आपको संस्कृत में लिखना होता है। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अधोलिखिताः सर्वे प्रश्नाः संस्कृत भाषया समाधेयाः, यानी कि जो नीचे यहाँ यह प्रश्न रहेंगे वह सभी आपको संस्कृत में समाधान करना है, यानी कि संस्कृत में उनके उत्तरों को देना है। आपका यहाँ प्रत्येक जो प्रश्न है वह 5 अंक का होता है और ऐसे 5 प्रश्न होते हैं जो कि 25 अंक के होते हैं। इतना आप लोगों को मालूम होगा, लेकिन मेरा एक कर्तव्य बनता है कि मैं यहाँ बताऊँ, इसलिए मैंने बताया है। और यह 5 प्रश्न कैसे रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐसा सर्वप्रथम तो एक पैराग्राफ लिया रहेगा, ठीक है ना, ये पैराग्राफ दिया रहेगा, इसको पढ़ करके आपको क्या करना है, इन 5 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। अब मूल रूप से बात आती है कि यह प्रश्न करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए। देखिए आपको यहाँ मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग इतना तो समझ पाए होंगे अभी तक कि ये क्या है, पैसेज होता है ना। इसको आप सीसेट में भी आप ऐसे देखते हैं कि वहाँ एक प्रश्न फिर नीचे पूछा जाता है और इस प्रकार का आपको पढ़ करके नीचे वाले का उत्तर देना होता है। वैसे यहाँ भी होता है, इसको आपको पढ़ना होता है और इसको उत्तर लिखना होता है। आपको 2 काम करना होते हैं इसमें। मुख्य रूप से मैं आपको यहाँ बताऊँ जो इसका मैंने आपको बता दिया, इसको क्या लिखना होता है, संस्कृत में लिखना होता है। उत्तर यह संस्कृत में देने हैं। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, इसको भी आपको ये पढ़ना है अच्छे से, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। अधोलिखित संदर्भम सम्यग् अवधार्य तदस्थात पृष्ठानाम प्रश्नोत्तरम देवनागरी लिपि स्वेन संस्कृतेन, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट वाक्य है। यहाँ लिखा हुआ है स्वस्वेन संस्कृतेन दीयताम, यानी कि जो भी पैराग्राफ लिखा हुआ है इसके आधार पर आपको नीचे दिए हुए प्रश्नों के उत्तरों को लिखना है। लेकिन जैसे यहाँ लाइन लिखी हुई है वैसे ही आपको सीधे तौर पर लाइन नहीं उत्तर के रूप में लिखना है। और क्या करना है इसमें, एक बात और यहाँ लिखी हुई है, प्रत्येकम उत्तरम, जो प्रत्येक उत्तर है उसको 3-4 पंक्ति भी ही, यानी कि 3-4 पंक्तियों में आपको लगभग प्रत्येक प्रश्न का आंसर देना है। अब जो कई लोगों का प्रश्न यह भी था कि हम इतना छोटे प्रश्न का आंसर, क्या है कि जो ऊपर ये पैराग्राफ दिया है कहीं कहीं ऐसा भी है कि जो इसका आंसर 3 लाइन का नहीं है, 1 लाइन का है, ठीक है ना, क्या है, 1 लाइन का है। तब आप इसको सॉल्व कैसे करिएगा, यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। इसका उत्तर इसी प्रश्न में छुपा हुआ है। वह क्या है कि आप 1 लाइन के प्रश्न के उत्तर को कैसे आप 3 लाइन में उत्तर उसका देंगे। तो यहाँ उसने ये नहीं लिखा हुआ कि आप जो इसमें 1 लाइन लिखा हुआ है उसी 1 लाइन को लिखिएगा, आपको स्वेन संस्कृतेन लिखना है, यानी कि अपनी भाषा में लिखना है। आप यहाँ देख पा रहे हैं इतना बड़ा शब्द लिखा है कि नहीं लिखा है,
इसको यदि आप विच्छेद करेंगे, क्योंकि यहाँ तो संधि करके लिखा हुआ है, यदि आप इसे विच्छेद करेंगे तो इसके छोटे छोटे 5 शब्द हो जाएंगे। आया समझ में आपको? तो विच्छेद करके लिखना है। आपको क्या करना है कि किसी भी चीज़ को, जैसे कि मान लीजिए आप एक चीज़ करते हैं, आप 4 लाइन का श्लोक देखते हैं, उसकी व्याख्या कितने में करती हैं बताइए? आप 300 शब्द में करते हैं ना, 250 शब्द में करते हैं, कैसे करते हैं? इस 4 श्लोक की व्याख्या ऐसे कैसे करते हैं? तो ऐसे ही आपको एक लाइन की व्याख्या वहाँ 3 से 4 लाइन में करना है। यानी कि एक तो होता है किसी भी चीज़ का सामान, देखिए एक चीज़ जो श्लोक रहता है उसमें 3 चीज़ रहता है। एक तो रहता है शब्दार्थ, दूसरा रहता है सामान्य अर्थ, और तीसरा रहता है इसमें विशेष अर्थ, या जिसे ही हम भावार्थ कह सकते हैं। अब देखिए आपने 3 चीज़ देखा यहाँ, एक तो रहता है शब्दार्थ, एक लगता है सामान्य अर्थ, और एक भावार्थ। यहाँ कुछ शब्द लिखे हुए हैं, मान लीजिए इस लाइन में कि विश्वेशाम स्वाधीनता समर्थकोयम बाधः सत्ताधारिणाम विनाशोपेक्षया तान संरक्षकत्वेन स्वीकरोति। एक लाइन लिखी हुई है, लेकिन इसका कुछ भावार्थ है। एक तो हो गया इसका शब्दार्थ, एक एक शब्द का अर्थ है। तो हम लोग देखते हैं श्लोकों में एक एक शब्द का अर्थ पढ़ते हैं, कि जैसे हमने एक मान लीजिए श्लोक लिया, बागर्था विव संपृक्तौ, तो हम बागर्था का अर्थ जानते हैं, फिर संपृक्तौ का अर्थ जानते हैं। ऐसे ही यहाँ एक एक शब्द का भी अर्थ है, तो उस शब्द को कहे होता है शब्दार्थ। इन शब्दार्थों से मिलकर के एक आप पूरी पंक्ति का जब अर्थ लेते हैं उसको करते हैं सामान्य अर्थ। आप लोग यही लिखना जानते हैं कि सामान्य अर्थ लिख करके आना है, नहीं, वहाँ आपको इसका भावार्थ लिखना है और वह अपनी भाषा में लिखना है। समझ में आया? क्या लिखना है? भावार्थ लिखना है, और वह भी अपनी यानी कि स्वयं की भाषा में लिखना है। यानी कि आपको शब्दों को बदल करके लिखना है और उसके मर्म को जानना है, यानी कि मर्म को लिखना है। अब इस प्रश्न का उत्तर, मर्म को आप कैसे अपनी संस्कृत भाषा में लिखेंगे? तो प्रश्न आता है कैसे लिखा जाएगा? आप खुद समझिए, आपको सबसे पहले क्या जानने की आवश्यकता है इस प्रश्न में पढ़ कर की, कि महात्मा गांधीना ग्रामोद्योग संज्ञा किमर्थम संस्थापिता है ना। तो आपको किमर्थम जानना का ज़रूरत है यहाँ, कि किमर्थम क्या है ना। गांधी किम कारणम आश्रित ग्रामीण एवं संवृतः। तो आपको कुल मिलाकर के इस 8वें प्रश्न को यदि सॉल्व करना है, तो मैं एक बात बताऊं कि इसके लिए आपको सामान्य रूप से अनुवाद आना चाहिए, यानी कि अनुवाद आना चाहिए। आप अनुवाद थोड़ा बहुत जानते होंगे। अनुवाद का मतलब यह है कि आप संस्कृत की एक लाइन को पढ़ करके उसका लगभग 3 लाइन का हिंदी बना लें तुरंत ही वहीं, और 3 लाइन का हिंदी सोच करके उस 3 लाइन को संस्कृत कर दें। यह आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। कुछ शब्द आप इसके चयन कर सकते हैं, बिल्कुल जो ये ऊपर दिया हुआ है उसका आप कुछ शब्द चयन कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें कि इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपको सभी चीज़ें इसी में मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह एक सामान्य अर्थ इसका आप पढ़ करके निकाल सकते हैं। आपको इसका भावार्थ जानने की ज़रूरत है, आपको इसके सामान्य अर्थ से थोड़े ऊपर के उठ कर के कुछ और जानना होगा। जैसे कि आप 2 लाइन के श्लोक से 20 लाइन का करना जानते हैं, वैसे ही यदि उत्तर 1 लाइन में लिखा है तो उसको आपको 3 लाइन का आना चाहिए। यहाँ 3 लाइन का भी उत्तर मान लीजिए दिया भी है, तो आपको सीधे तौर पर वही छाप के नहीं आ जाना कि यहाँ ऊपर 3 लाइन ये कंटेंट दिया हुआ है और यह चीज़ है, तो वह आप वही लिख के आ जाएंगी। नंबर नहीं पाएंगे, वहाँ कम नंबर आएगा। इस बात को ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है ना। तो आपको इससे पहले एक अनुवाद जानने की ज़रूरत है। फर्स्ट मैंने जो बताया क्या, अनुवाद जानने की ज़रूरत है, इसके लिए आप अनुवाद जानें। और आपको इससे पहले बताऊं कि यह एक बहुत कठिन चीज़ है। हालांकि यह वाला जो यहाँ दिया हुआ है इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं, ये सरल है,
यहाँ इस प्रकार का ये भी इस पर सरल आया, इसलिए मैं ये वाला पेपर लेके आया हूँ। 2020 में ये दोनों ही सरल आए हुए थे, इसलिए मैं इस प्रकार के लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप समझ पाएँ इनको। तो आपको यहाँ सबसे पहले क्या है करना है कि थोड़ा सामान्य अनुवाद जानना है। अनुवाद आप खुद सोचिए और कहाँ लगा है संस्कृत के पेपर में। एक तो ग्रामर पढ़ने के लिए आपको अनुवाद की ज़रूरत पड़ती है थोड़ा बहुत कि समझ जाएं। दूसरा, संस्कृत के जो प्रथम पेपर का 5वां नंबर का और दूसरे पेपर का 5वां नंबर का या ये जो प्रश्न करने होते हैं, इनके लिए आपको अनुवाद जानने की ज़रूरत है। तो जो अनुवाद जानने की ज़रूरत है वो इन्हीं सब के लिए तो आपको अनुवाद पढ़ना होता है। तो यह अनुवाद आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। और अनुवाद पढ़ने के बाद इसको आप पढ़ेंगे और इसका सामान्य अर्थ समझ करके उसके भावार्थ को समझेंगे। और इस जो यहाँ प्रश्न पूछा रहता है तो जो वह पूछा है वह पता चलता है इन कीवर्डों से कि किमर्थम, किम, प्रयोजनम या फिर कहानी या फिर कथम, इन शब्दों से पता चलता है कि क्या लिखना है। तो उसी के आधार पर आपको 3 से लेकर के 4 लाइन का उत्तर देना होता है। ज्ञान इससे लेना होता है, इसका सामान्य अर्थ निकल रहा होता है, इसके भावार्थ को समझ करके आपको अपनी भाषा में संस्कृत में लिखना होता है। अब देखिए 10-15 मिनट आधे घंटे की तो बात है नहीं कि मैं इतने जल्दी सिखा दूँ। इसके लिए एक तरीका क्या होता है, सबसे पहले आप सामान्य अनुवाद सीखें, ठीक है। सामान्य अनुवाद सीखने के बाद आप इतना कठिन वाले प्रैक्टिस ना करें, छोटे छोटे कुछ होते हैं, है ना, तो उनको प्रैक्टिस कराना होता है। जैसे कि मेरी क्लास में लगभग मैं ऐसे लगभग 50 से 60 जो ये रहते हैं मेरे पास छोटे छोटे ऐसे, हालांकि मेरे पास तो 300 से 400 अवेलेबल है, एक बुक है ऐसी, उसमें ऐसे रहते हैं, ठीक है ना। तो आपको ये 50 से 60 में ऐसे करवाता हूँ सॉल्व, और फिर बाकी इसके ऊपर वाले आपको दे देता हूँ, आप लोग सेम करते रहते हैं, मैं चेक करके बताता रहता हूँ। यानी कि मैं 30-40 आपको करके बताता हूँ अपनी क्लासों में। तो उससे क्या होता है कि जब आप सरल वाले इस प्रकार के उत्तर लिखने लगते हैं, धीरे धीरे फिर आपको ये पिछले 20 साल के या जितने भी उपलब्ध हैं मेरे पास, यह लिखाने का प्रयास करता हूँ। ऐसे आप मेरी कक्षाओं में सीखते हैं। आपको यहाँ मैंने बताया, एक तरीका बताया सबसे पहले, जो सेल्फ कर रहे हैं, मेरी कक्षाएँ नहीं लेना चाहती हैं, है ना, या नहीं उनका सामर्थ्य है लेने का, दोनों भी बात हो सकता है। और कोई ज़रूरी नहीं है, ये भी नहीं है मेरा क्लास लेना, है ना। आप लोग कर सकते हैं, मेहनत आपको थोड़ा ज़्यादा लग सकता है। मैंने तरीका आपको बता ही दिया। आपको एक अनुवाद करना सीखना होगा, ठीक है ना। और अनुवाद सीखने के पहले आपको छोटे छोटे वाक्यों को लिखना सीखना होगा। उसके बाद इस प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। और आपको हमने बताया यह है कि सामान्य अर्थ ना लिख करके इसका थोड़ा भावार्थ लिखा जाता है, यानी कि अपने भाषा में समझा करके उसके थोड़ा भावार्थ टाइप का लिखा जाता है। मैंने यह बताया शब्दार्थ क्या होता है, सामान्य अर्थ क्या होता है और भावार्थ क्या होता है। सामान्य अर्थ कि जो श्लोक होता है उसके जब 4 लाइन के श्लोक का 6 लाइन में आप जो अनुवाद सीधा सीधा जानते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा कहा गया है, तो उसको सामान्य अर्थ कहते हैं। और जो उसमें छुपी हुई गूढ़ बातें होती हैं उन्हें भावार्थ कहा जाता है, और वही पूछने का उसका मकसद होता है। तो ऐसा करना है। देखिए, एक मैं मेरी कक्षा में जो रहते हैं उनके लिए मैं इस यूनिट को 2 ही सजेशन देता हूँ, या तो आप इसे छोड़िए या इसे करिए। 2 ही मेरे उत्तर रहते हैं, या तो छोड़ दीजिए इस यूनिट को या करिए, ये 2 ही विकल्प रहते हैं। और यह छोड़ना और करना वह कैसा ये वाला पैराग्राफ आएगा उसके आधार पर होता है। हालांकि मैं अपने जो क्लास करते हैं मेरी, उनके लिए इतना ये सरल हो जाता है कि वो आराम से कर जाते हैं। इसके लिए आप लोगों के लिए मैंने तरीका बता दिया। आपको सबसे पहले अनुवाद पढ़ना पड़ेगा। अब एक और प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा है कि अनुवाद कैसे करना है, या अनुवाद के लिए बुक कौन सी है। तो आपको एक अनुवाद की बुक बता दे रहा हूँ, लेकिन उसके साथ जो भी समस्या है वह भी मैं साथ में बताऊँगा, नहीं तो बाद में आप कहेंगे आपने बुक बता दिया और फिर उससे सॉल्व नहीं हो रही समस्या। अनुवाद सीखने के लिए एक रचना अनुवाद कौमुदी है, रचनानुवाद कौमुदी। यह किसका है रचनानुवाद कौमुदी? कपिल देव जी का है, कपिल देव द्विवेदी। हम पूरा यहाँ शब्द नहीं लिखते हैं, आप सुन करके मेरा शब्द लिख लीजिएगा। डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी जी हैं, है ना। इनका रचनानुवाद कौमुदी होता है। वह आपके संस्कृत ग्रामर सीखने के लिए एक बेहतर बुक है, सरल बुक है।
इसमें एक और आता है प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी, वह आपको नहीं लेना है क्योंकि ये हम जैसों के लिए होता है जो एमए इत्यादि करते हैं, ठीक है ना। तो आपको प्रौढ़ रचनानुवाद कौमुदी नहीं, आपको केवल रचनानुवाद कौमुदी मंगाना है, ध्यान रखिएगा इस बात का। दूसरा, आपको उससे आप ऐसे अनसीन पैसेज नहीं लिखे होंगे उसमें, ध्यान रखिएगा ऐसे वाले, आप उससे सामान्य वाक्य बनाना, एक छोटे छोटे सेंटेंस बनाना सीख पाएंगे। समस्या क्या आती है उसके आप 8 से 10 चैप्टर तो पढ़ लेंगे स्वयं से, कोशिश करके 8 से 10 चैप्टर आप स्वयं से समझ जाइएगा, लेकिन उसके आगे कैसे समझिएगा और किसको सेंटेंस चेक कराइएगा, ये आपको थोड़ी समस्या आ सकती है, ध्यान रखिएगा। 8 से 10 चैप्टर पढ़ने के बाद आपको समस्या आएगा कि आप किससे चेक कराएंगे, आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे उसके अंतर्गत क्या आपको पढ़ना है। तो ये ध्यान रखिएगा, आप इसको ले सकते हैं, ठीक बुक है, अच्छी बुक है। वैसे भी मैं आपको बताऊं, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई आपको संस्कृत में हेल्प करने के लिए ज़रूर चाहिए, और ये मैं संस्कृत के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक सही जो मेरा अभी तक का यूपीएससी का अनुभव रहा है उसके आधार पर बताना चाहूँ कि किसी भी विषय को तैयार करने के लिए एक आपको सही मार्गदर्शक की ज़रूरत है। यदि मार्गदर्शक नहीं होता है तो आप समझ तो आप सब बातें को जाते हैं, लेकिन समय निकलने पर समझ जाते हैं, और समय यूपीएससी में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, कहीं से भी मार्गदर्शन अपना लेते रहिए, और किसी भी विषय को, चाहे वह जीएस हो, चाहे वह कोई भी वैकल्पिक हो, आप लोग तैयार करते रहिए, ठीक है ना। और बाकी मैंने आप लोगों का जो प्रश्न था उसको सॉल्व करने का प्रयास किया है, इसको इसी प्रकार आपको लिखना है कि इसके भावार्थ को समझ करके लिखना है। यदि आप नहीं कर पा रहे, अन्य भी प्रश्न होते हैं इसमें, उनको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे कि दर्शन इत्यादि, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन रहते हैं, है ना। ये सब मेरी क्लास में मैं पढ़ाने का प्रयास करता हूँ, यह भी आपको अनिवार्य लिखना ही होता है, इसका भी बढ़िया से आपका हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका भी लगभग 50-60 पेज का यदि आप एक बार नोट्स बना लेते हैं तो यह भी आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। इसमें सभी चीज़ ऐसे ही है। आप लोगों का जो भी प्रश्न रहता है मुझे बता दिया करिए, मैं उस पर एक वीडियो बना दिया करूँगा। अब रहा अनुवाद का, देखिए मैंने इतना बना दिया, अनुवाद का देखा जाएगा। यदि मुझे लगता है कि आगे यदि हो पा रहा है तो अनुवाद का मैं कोशिश करूँगा कि मैं ही अनुवाद पढ़ाऊँ। यदि नहीं हो सकता तो आप लोग को मैंने बता दिया है मार्ग, कैसे आपको स्वयं से अनुवाद करना है। सबसे पहले थोड़ा अनुवाद सीखना है, उसके उपरांत आप एक एक छोटे छोटे संस्कृत के पैराग्राफ को पढ़ना सीखिए, उसका उत्तर लिखना सीखिए प्रश्नों को पढ़ करके। जब आप बचपन में पढ़ते होंगे उसमें लघु उत्तरीय प्रश्न नाम से रहते थे, जिनका उत्तर 3-4 पंक्ति में देना होता था। तो उसी टाइप का यह भी है कि आपको ऊपर पढ़ करके समझ लीजिए यह चैप्टर है और उसी के लघु उत्तरीय प्रश्नों को लिखना है, तो उसके भावार्थ जैसा यहाँ लिखना है। थोड़ा यह यूपीएससी है इसलिए ऐसा है, आप ऐसा लिख सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि यहाँ अपनी भाषा में लिखना है। हालांकि मैं कोशिश करता हूँ कि अपनी कोचिंग वालों के लिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार करवाता हूँ मैं ऐसे, क्योंकि यदि मान लीजिए वहाँ कठिन आया ही आपको लगा तो आपके पास दूसरा विकल्प होना चाहिए कि कोई दूसरा उत्तर आप कर लें, क्योंकि इसमें नंबर कटने का ज़्यादा चांस तब हो जाता है जबकि आप जैसे अभी लोग लिखते हैं ना कि सामान्य अर्थ समझ करके सामान्य अर्थ लिख करके आ जाते हैं 3 लाइन का या 4 लाइन का या 2 लाइन का, तो इसमें प्रॉब्लम हो जाता है। वहाँ आपका मान लीजिए एक प्रश्न का ही नंबर यदि ठीक से आपको 1 नंबर मिला, ऐसे आपने 5 क्वेश्चन किए और 2-2 नंबर मिले, तो आपको पूरा 25 नंबर में केवल यदि 10-12 नंबर मिला तब आपका घाटा है यहाँ ये करने से, क्योंकि दोनों यूनिटों को करने के बाद आप 25 नंबर ला रहे हैं, ये बहुत ही ख़राब है। इससे अच्छा आप कोई इस प्रकार की यूनिट कर लीजिए, जैसे कि ये 7वां यूनिट है, इसको आप कर लेंगे तो इसमें भी आप लाभ पा सकते हैं। इसलिए आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वहाँ देखना है, जैसा आपकी सिचुएशन रही, जैसे क्वेश्चन की डिमांड रही या जितना कठिन या सरल प्रश्न रही, उसी प्रकार आपको इसको करना है। मैंने आपको आज यह बताया कि कैसे अनसीन पैसेज करना है, अनुवाद की समस्या को हमने सॉल्व करके बताया है ना। और यदि आप मेरी सहायता किसी प्रकार से लेना चाहते हैं तो आप, मैंने पहले ही बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन मेरा दोनों ही बैच चलता है। आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं, चाहें तो ऑफलाइन ले सकते हैं आकर के, ठीक है ना। और इन सब चीज़ों के लिए आप मेरे दिए हुए इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं।
और मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। आप टेलीग्राम पर या इस पर कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम ग्रुप को आप सभी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ मैं फ्री में कंटेंट देता रहता हूँ, अपने मॉडल आंसर देता रहता हूँ, और जो भी आपके सामान्य प्रश्न आप करते हैं, जो कि उचित प्रश्न होते हैं, उन्हीं का मैं जवाब देता हूँ। और आपकी जो भी इस प्रकार की डिमांड होती है, जैसे आज वीडियो बनाया, इसी प्रकार और भी वीडियो बनाता रहूँगा, है ना। चलिए इसी के साथ आज यहीं तक रखते हैं। ओके, धन्यवाद।